हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल 2021 के लिए अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में आएगा और 25 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आने वाले हैं। तो इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर हम अर्थमेटिक के प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विद कंसेप्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर क्लास के दौरान किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी है जो प्रीवियस पेपर की हुई हैं तो उसका लिंक गिवन है ऊपर आई बटन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द मीन रेशियो ऑफ 5.6 एंड 1.4 एंड द थर्ड रेशियो ऑफ 7 एंड 4। ऑप्शंस है 8, 6.4, 4.6 या फिर 1.6। तो यहाँ पे करना क्या है पहले ये समझते हैं। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है किसका? 5.6 और 1.4 के मीन रेशियो का 7 और 4 के थर्ड रेशियो के साथ। तो देखो यहाँ पे समझो, 5.6 मान लो इनका मीन है x और ये है 1.4 और यहाँ पे है 7, 4 और यहाँ मान लो y। तो किस तरीके से निकालते हैं मीन रेशियो? देखो यहाँ पर ये है इनका मीन, 5.6 और 1.4 का ये मीन है हमारा x। तो यहाँ पे मीन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 5.6 अपॉन में x इक्वल्स टू x अपॉन में 1.4 करेंगे। और अगर बात करूँ यहाँ पे थर्ड रेशियो की तो यहाँ करेंगे 7/4 इक्वल्स टू 4/y। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से मीन रेशियो और यहाँ से थर्ड रेशियो। तो ये हमारा जो y है ये है थर्ड रेशियो, यहाँ पे ऐसे निकालना है। और जो मीन है वो इस तरीके से आता है यहाँ पर मीन रेशियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे आएगा ये 5.6 इंटू में 1.4 और इक्वल्स टू में ये हो गया x का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम नीचे 10 लिख लेते हैं, यहाँ से भी पॉइंट हटाया 10 लिख दिया। अब यहाँ पे हम अंडर रूट लगाएंगे, 56 इंटू में है 14 और अपॉन में ये हो गया 100। ठीक है, ये हमारे x की वैल्यू है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ समझते हैं, देखो 1 मिनट। यहाँ पे अगर मैं इसे तोड़ के लिख दूँ 7, 8 जो होता है 56, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रूट निकालती हूँ ऐसे तो निकलना मुश्किल है ना, कैलकुलेशंस बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसे तोड़ती हूँ 7, 8 जो होता है 56 और 7, 2 जो होता है 14 और अपॉन में 100 तो है ही, और ये हमारे अंडर रूट में है। इस तरीके से ये हमारी x की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं ऐसे करूँ, जस्ट अ मिनट, अगर हम इसे ऐसे कर लें कि 7 7 जा कर दे 49 और 8 2 जा कर दे 16, तो इसके रूट निकलना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 7 जा होता है 49 और इनटू में 8 2 जा होता है 16 अपॉन में 100 तो चल ही रहा है। अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 7, बिकॉज 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू में 16 अंडर रूट किसका होता है 4 का, अपॉन में 100 के लिए होता है 10। ठीक है, तो 100 अगर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, इसको यहाँ से फर्दर काट लो, ये कट गया 2 से, ये कट गया 5 से। तो यहाँ पे हमको जो x की वैल्यू मिली है वो मिली है 14/5। ठीक है, तो ये मीन रेशियो आ गया 5.6 का और 1.4 का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थर्ड रेशियो भी निकाल लेते हैं और फिर हमें सिंपली इनका प्रोडक्ट ही तो करना है। तो यहाँ पर देखो 7 को y से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 4 4 जो हो गया 16। तो यहाँ पे सिंपल है, y की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 16/7। हमारे पास x आ गया, हमारे पास y आ गया। नाउ अब इसका प्रोडक्ट हम कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे करते हैं इसका प्रोडक्ट, x इंटू वाई करना है सिंपली हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये निकालना था, तो 14/5 मल्टीप्लाई 16/7। ठीक है, अब इसे यहाँ से हम काट लेंगे। देखो ये हो गया 1 और ये हो गया यहाँ से 2, तो ये हो गया हमारे पास 32/5। और 32 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर ये जाएगा
5 6 जा 30 और ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, ठीक है। 6.4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ मीन रेशियो पे ध्यान देना है और थर्ड रेशियो पे ध्यान देना है। इस तरीके से हम निकालेंगे। क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट है यहाँ पे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करना है और इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, कमेंट में बताना है, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे करना क्या है समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है ऑफ द मीन रेशियो ऑफ 14.4 एंड 3.6 एंड द थर्ड रेशियो ऑफ 5 and 4। एक बार फिर समझ लो क्या करना है। आपको 14.4 और 3.6 का जो मीन रेशियो है और 5 और 4 का जो थर्ड रेशियो है उनका आपस में रेशियो निकाल देना है। मतलब यहाँ से जो आपको x मिलेगा और यहाँ से जो y मिलेगा, आपको उनका रेशियो इस तरीके से आपको निकाल देना है। और आप जानते हैं जो रेशियो होता है वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो जितना वो रिड्यूस हो पाए उतना आपको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशियो कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है, डेफिनेटली आप इस होमवर्क क्वेश्चन को कर पाएंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 40% आर बॉयज़ एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। तो एक क्लास है 120 बच्चों की जिसके अंदर 40% तो बॉयज़ हैं और 60% जो बच गए वो क्या है, गर्ल्स हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ इज 63 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 72। बॉयज़ का एवरेज स्कोर गिवन है 63 और गर्ल्स का एवरेज स्कोर गिवन है 72, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास? तो होल क्लास के एवरेज स्कोर को बताना है हमें यहाँ पे। अब देखो, आपके पास 120 स्टूडेंट्स है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एवरेज चैप्टर से पूछा जा रहा है, तो एवरेज भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन में। तो 120 स्टूडेंट्स में से जो 40% है वो तो है बॉयज़। तो 120 का 40% अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, 120 का 40% आ जाएगा, यहाँ पे देखो 48 आ जाएगा 120 का 40%। तो 120 में से अगर 48 माइनस करेंगे तो बचेगा 72। तो 72 हमारी गर्ल्स हो गई 120 में से और 48 हमारे बॉयज़ हो गए। अब देखो यहाँ पे आपको एवरेज के बारे में पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स, यही होता है एवरेज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़। देखो ये हमारा एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ है, तो ये एवरेज किसके इक्वल होगा, सम ऑफ स्कोर ऑफ ऑल द बॉयज़। तो मान लेते हैं सम ऑफ स्कोर ऑफ ऑल द बॉयज़ है एस ऑफ बी अपॉन में टोटल बॉयज़ कितने हैं, 48 है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या है गर्ल्स का 72 विच इज़ इक्वल टू टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स अपॉन में गर्ल्स कितनी है, 72 ही गर्ल्स है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास तो वो हमें नहीं पता, उसको मान लेते हैं x। x इज इक्वल टू पूरी क्लास का जो स्कोर है, टोटल स्कोर वो है ये, अपॉन में कितने बच्चे हैं, अपॉन में 120 बच्चे हैं। तो यहाँ से हमको ये सब मिल गया। अब देखो यहाँ पे अगर बात करूँ टोटल स्कोर ऑफ बॉयज़ तो कितना है 63 इंटू 48। टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना है 72 इंटू 72, ठीक है। तो अगर मैं टोटल स्कोर ऑफ बॉयज़ और टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स को मिला दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ होल क्लास मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे विच इज़ इक्वल टू टोटल स्कोर ऑफ होल क्लास। तो वो कैसे आएगा, 120 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ x से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ होल क्लास। अब मुझे बस इसको इवेल्युएट करना है और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और x क्या है, एवरेज ऑफ होल क्लास जो हमने यहाँ पे माना है। सिंपली इसे इवेल्युएट करना है और आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 63 इंटू में 48 प्लस में 72 इंटू में 72 इक्वल्स टू में है 120 इंटू में x।
आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। अब मैं सॉल्व करूँगी इसे और x की वैल्यू यहाँ से सिंपली निकाल लूँगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या है, जो टोटल स्कोर ऑफ बॉयज़ है और जो टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स है उनको ऐड करने पे होल क्लास का टोटल स्कोर ही तो आएगा, तो वो हमने लिख लिया और आपस में इसको इवैल्यूएट ही करना है बस। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं यहाँ से 12 कॉमन निकाल लेती हूँ। 12 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 63 इंटू में यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ बचेगा 72 एक, और यहाँ पे 12 6 होता है 72, इस तरीके से। अब यहाँ पे इक्वल्स टू में हो गया 120 इंटू में x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 12 से इसे काट सकती हूँ 10 से। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर, तो क्या हो जाएगा ये 63 इंटू में अगर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो गया 12 का 1 24 25 तो 52 हो गया, और प्लस में 72 करेंगे इंटू 6 तो ये हो गया 12 का 1 42 और ये हो गया 43, ठीक है। अपॉन में 10 हम नीचे ले जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इक्वल्स टू ये आ गई हमारे x की वैल्यू। तो कितना हो गया ये 4 8 6 अपॉन में 10 इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे ये आ गया 68.4। तो ये हमारे पास आ गया एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई होप यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन के बारे में। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये करके लाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना है। क्वेश्चन देखते हैं। In a class of 50 students, 40% are girls. The average weight of the boys is 62 kg and that of girls is 58 kg. What is the average weight in kg of the whole class? तो whole class का average weight कितना होगा किलोग्राम के अंदर? 60.4, 60.2, 60.8 या फिर 60.6। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर से करना ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। आउट ऑफ 250 स्टूडेंट्स who appeared in an examination, 48% passed in mathematics, 44% passed in science and 38% failed in both of these subjects. How many students passed in both of these subjects? ठीक है, तो एक एग्जामिनेशन हुआ जिसके अंदर 250 स्टूडेंट्स अपीयर करे और उसमें 48% बच्चों ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पास किया, 44% बच्चों ने साइंस सब्जेक्ट को पास किया और 38% वो बच्चे हैं जिन्होंने फेल किया है बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट को। निकालना क्या है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों को ही पास कर लिया है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ्स की और यहाँ पे बात करते हैं साइंस की, तो मैथ्स को पास करने वाले, यहाँ पहले पास की बात कर लेते हैं। मैथ्स को पास करने वाले कितने हो गए 48%, ठीक है। और अगर 48% ने पास किया है मैथ्स को तो फेल कितनों ने किया होगा? फेल करा होगा 52% बच्चों ने, 52% बच्चों ने फेल किया होगा, ठीक है। अब बात करें साइंस की। साइंस को अगर 44% बच्चों ने पास किया तो फेल करने वाले कितने परसेंट हो गए? 56% हो गए। अब देखो बात करते हैं बोथ सब्जेक्ट के बारे में। अगर बात करें बोथ सब्जेक्ट की तो यहाँ पे गिवन है कि 38% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोथ में फेल किया है। तो अब अगर मैं 100 में से माइनस करूँगी इसको तो यहाँ पे आएगा 62% वो बच्चे होंगे या तो उन्होंने एक में पास किया होगा या फिर दोनों में ही पास किया होगा, ठीक है। अब देखो अगर हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो हम या तो सब कुछ फेल करेंगे या फिर सब कुछ पास कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ पास का ले रही हूँ। तो अगर मैं 48% और 44% को कर दूँ ऐड तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 92% बच्चे आ जाएंगे। और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 62% जो एक या दो में पास है। 92% कौन से बच्चे हैं? वो या तो मैथ्स में पास है या तो साइंस में पास है, ठीक है। अब 62% वो बच्चे हैं जो या तो एक में पास है या दोनों में पास है। अगर मैं माइनस कर दूंगी यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 30। तो 30% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास हैं, ठीक है। क्योंकि
जो एक में पास थे वो तो यहाँ पे माइनस हो गए। अब 30% ऐसे बचे हैं जो दोनों में ही पास है। तो अगर 250 टोटल स्टूडेंट्स से और 30% बच्चे ऐसे हैं जो बोथ में पास है, तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 25 × 3 इज 75 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो यहाँ पर, द प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1480 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹880। At what price should the same article be sold so that there is a profit of 25%? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स है जहाँ से अर्थमेटिक में क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली आंसर निकाल पाओगे ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। देखो मान लो यहाँ पे लेट करते हैं, समझने के लिए समझाती हूँ। देखो यहाँ पर 100 रुपीज़ का CP है, ठीक है। अगर मैं इसे बेचती हूँ किसी SP1 पे और मुझे यहाँ पर होता है प्रॉफिट, ठीक है। और अगर मैं इसे SP2 पर बेचती हूँ तो मुझे होता है लॉस। अब यहाँ बोला गया है जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो लॉस की परसेंटेज के इक्वल है। अब इस केस में जो हमारा SP1 है वो दिया हुआ है 1480 और यहाँ पे SP2 दिया हुआ है 880, ठीक है। तो यहाँ पे हमें CP नहीं पता कितना है। अगर मैं किसी भी आर्टिकल को 1480 में बेचती हूँ तो उस पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होगा, अगर मैं उस सेम आर्टिकल को 880 रुपीज़ पर बेचती हूँ तो यहाँ पे लॉस परसेंट जो होगा वो इस वाले प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं CP निकालती हूँ फर्स्ट केस में तो कैसे निकलेगा, देखो CP होता क्या है, CP होता है SP माइनस में प्रॉफिट, ठीक है। जो हमने सेलिंग प्राइस है हमारा उसमें से अगर प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पहले केस में ऐसे निकल जाएगा और दूसरे केस में कैसे निकल जाएगा, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कैसे आएगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस के अंदर जो मेरा लॉस है उसे ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लॉस है और जो प्रॉफिट है वो सेम ही तो है, जितना मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ है उतना मुझे यहाँ लॉस हुआ है। तो लेट हम उसे x मान लेते हैं कि जितना मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ है और जितना मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है वो सेम ही है। अगर प्रॉफिट और लॉस सेम है तो इनकी परसेंटेज तो सेम होनी ही होनी है, ठीक है। अब देखो पहले केस के अंदर मैं कैसे CP निकालती हूँ। तो फर्स्ट केस के अंदर CP कैसे आएगा, जो हमारा 1480 है SP, इसमें से अगर मैं माइनस कर देती हूँ प्रॉफिट तो मेरा CP आ जाएगा पहले केस में। और सेकेंड केस में कैसे आ जाएगा, जो हमारा SP है 880 उसमें अगर मैं ऐड कर देती हूँ ये वाला x लॉस तो मेरा आ जाएगा CP। अब CP और CP तो इक्वल है, इन्हें आपस में हम इवेलुएट कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को सेम कर देंगे क्योंकि है तो ये CP ही है ना। 880 प्लस में x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस वाले x को आप यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 14 माइनस 8 इज 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई 300, ठीक है। अब 300 हो गई x की वैल्यू। अब यहाँ पे आप इसे किसी भी इक्वेशन में रखकर CP निकाल सकते हो। CP हमारा कितना है, अगर मैं यहाँ रखती हूँ इसको 1480 माइनस में 300 तो ये बन जाएगा 1180। ये मेरा आ गया CP। अभी मैंने CP निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में CP कितना था, ये तो एग्जांपल था। यहाँ पे CP हमारा 1180 हमारा CP है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे निकालना क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हम उस आर्टिकल को कितने प्राइस पर बेचे कि हमें 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे समझते हैं। तो 25% का प्रॉफिट, देखो 25% का प्रॉफिट, ये 25 है इसका प्रॉफिट, तो इसे अगर हम ऐसे काटते हैं तो ये होता है 1/4, ठीक है। तो मान लीजिए कि 4 हमारा CP है। अगर हमें इसे प्रॉफिट में बेचते हैं तो हमें यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 4 रुपये की चीज़ हमने 5 रुपये में बेच दी, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो हमारा CP है और ये हमारा SP हो गया,
तो CP जो 4 है ये इक्वल है 1180 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है वो इक्वल है 1180 के, तो हमें यहाँ पर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे 1180 अपॉन में 4 इंटू में हो गया 5। अब इसे यहाँ से काट लो तो ये जाएगा आपका 4 2 जा 8, ठीक है, और ये 38, ये जाएगा 9 पे, और इसके बाद ये जाएगा हमारा 4 5 जा 25 पे जाएगा। तो 295, ठीक है, इंटू में हो गया 5। तो कितना हो गया, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 45, सॉरी 5 5 25 और 2 ये हो जाएगा 47 का 4 ऊपर चला जाएगा, और 5 2 जा 10 और 1 4, ठीक है। तो 1475 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें 25% प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए हम इसे 1475 रुपीज़ में बेच देंगे। क्लियर हो गया? आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको पावर्स पता है, एक्सपोनेंट और पावर अगर आपने करा है चैप्टर, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ बिकॉज इमेज थोड़ी सी ब्लर है। देखो यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है 4 की पावर -2 इंटू में 3 की पावर 2 है, अपॉन में है 4 इंटू 3 की पावर है -4, और यहाँ पे होल पावर 1/3 है, इंटू में है 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 है, और यहाँ पे 4 की पावर है -4 इंटू में 3 की पावर है 6। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो अगर ये माइनस में है तो मैं अगर इसे अपॉन के नीचे ले आऊँगी तो ये प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का यहाँ पर ऐसे ऊपर ले जाऊँगी तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कुछ ऐसे लग जाएगा, ये 3 की पावर 2 ऊपर था, अब यहाँ पे इस वाले को ऊपर ले गए तो ये 3 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 था, इंटू में, एक मिनट, यहाँ पे 4 की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अपॉन ऊपर के होल द पावर तो है ही, इंटू में। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसे ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 4 की पावर, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर में 6। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक बार कंसेप्ट समझ लो। यहाँ पे मान लो a की पावर है x इंटू में a की पावर है y। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इसे हम लिख देंगे a की पावर x प्लस में y, ठीक है। और अगर ऐसा है कि a की पावर x है, अपॉन में a की पावर y है, तो ये अपॉन में या मल्टीप्लाई में थे, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर x माइनस में y। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड, बेस सेम है, अपॉन में है तो पावर माइनस। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है 3 3, पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 की पावर क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे 4 की पावर हो जाएगी, ये तो 1 ही है मान लो, है ना। तो 2 + 1 हो गया 3 पावर ऐड। अब यहाँ पे होल पावर चल रही है 1/3, मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 4 की पावर, ये हो गया 4 - 3, कितना हो गया 1 हो गया, है ना। 4 - 3 1 हो गया, और यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 6, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 6, तो वो हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, तो उसे हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 ऐसे, ठीक है। पावर को हम नीचे ले आए तो ये प्लस का हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे जो होल पावर है इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रब करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 की पावर क्या हो गई 6/3, 6/3 अपॉन में 4 की पावर क्या हो गई 3 तो थी, अपॉन में 3 और आ गई क्योंकि होल पावर हमने अंदर भेज दी, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 4 अपॉन में 3 की पावर 3 चल रहा है, तो यहाँ से काट लो, यहाँ बचेगी पावर 2, और ये तो पूरा 1 ही हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा यहाँ पर 3 की पावर 2 बचा, और यहाँ बचा 4 सिंपल, और इनटू में इधर क्या है 4 है, और यहाँ पे है 3 की पावर में
3, तो 4 से हमने 4 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पावर बचेगी, हमने यहाँ से काट लिया। अगर हम ऐसे करें 2 - 3 कितना होता है, -1, तो 3 की पावर -1 को हमने क्या लिख दिया, 1/3 लिख दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, 1/3 इज द राइट आंसर। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन है मिक्सचर से। देखो यहाँ पे क्या है, 2 vessels A and B contain acid and water in the ratio of 4:7 and 6:5 respectively. Their contents are mixed in the ratio 2:3. How much acid should be added to 440 ml of this solution to get it a 50% acid solution? देखो यहाँ पर दो अलग अलग वेसल है और एक में क्या है, आपका जो एसिड और वाटर है उसकी रेशियो है 4:7 और बी में क्या है, जो एसिड और वाटर है उसकी रेशियो कितना है, 6:5, ठीक है। तो देखो ये हमारा ए वाला वेसल है और ये है बी वाला वेसल। अब यहाँ पे सब कुछ ml में आपको निकालना है, तो मान लेते हैं ये हमारा एसिड हो गया, ये वाटर हो गया। ए वाले वेसल के अंदर 4:7 है, तो मान लेते हैं कि 4 ml इसके अंदर एसिड है और 7 ml इसके अंदर क्या है, वाटर है। और बी में क्या है, 6:5 का रेशियो है, तो 6 ml मान लेते हैं एसिड है और 5 ml मान लेते हैं क्या है, वाटर है। अब देखो इसे आप अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे बनेगा 11 ml और यहाँ भी बनेगा 11 ml, तो यहाँ पे इनकी कैपेसिटी सेम ही होती है। अगर सेम नहीं होती तो हमें सेम करनी पड़ती है, बट हमें सेम मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने यहाँ पर एक और मिक्सचर बनाया, मान लो सी बनाया है हमने। अब सी के अंदर कितना एसिड आएगा और कितना वाटर ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया है, जो ए वाला हमारा मिक्सचर था उसमें से तो 2 रेशियो ले लिया और बी वाले में से हमने कितना लिया है, यहाँ पे हमने 3 लिया है, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को 2 से और बी को 3 से, तो कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 ml और ये हो जाएगा 14 ml और बी में हो जाएगा 18 ml और वाटर हो जाएगा 15 ml। तो सी के अंदर अगर हम निकालें तो एसिड कितना आएगा और वाटर कितना आएगा, देखो ये हो गया आपका 26 ml तो हो गया एसिड और वाटर हो गया कितना, 29 ml हो गया वाटर। क्लियर। अब देखो क्या है, हम इसमें कितना एसिड मिलाए कि 50% ऑफ एसिड सोल्यूशन बचे। देखो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है आधा, इसका मतलब होता है 1/2। तो अगर बात करें एसिड और वाटर की, तो अगर मुझे 50% चाहिए एसिड सोल्यूशन तो उसमें आधा होगा एसिड और आधा होगा वाटर। अगर मैं इसे काटूंगी तो 1:1 का ही रेशो तो आएगा, मतलब इक्वल अमाउंट में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल अमाउंट में आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे मेरे पास 26 ml तो एसिड है ही, तो 50 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 26 के अंदर अगर मैं 24 ऐड कर दूंगी तो ये देखो ये हो जाएगा 50 ml, ठीक है। तो मतलब मुझे यहाँ पे 50% एसिड सोल्यूशन बनाने के लिए कितना ऐड करना है, 24 ml ही एसिड को ऐड करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 3:5:6, ठीक है। 3 पर्सन्स है ए बी एंड सी, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी दे रखी है, मतलब क्षमता दे रखी है कि इनकी काम करने की जो क्षमता है वो इस रेशियो में गिवन है 3:5:6। क्लियर हो गया। दे वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 आवर्स। अगर ये सभी साथ में काम करे तो 60 घंटे में कोई काम पूरा कर सकते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स विल ए अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। अगर ए को सिर्फ अकेले काम करना हो तो आधा काम कितने देर में पूरा हो जाएगा, मतलब कितने घंटों में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या आता है हमारा,
कि कितने दिनों में हमने कंप्लीट किया, ये हमारा टाइम निकाल के देता है हमको, ठीक है। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी से हमें मिलता है कितने टाइम में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क हमें नहीं पता, लेट्स सपोज हम उसे W मान लेते हैं। एफिशिएंसी कितनी है टोटल हमारे पास, यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी होती है तो 3 + 5 + 6, ठीक है। 3 + 5 + 6 तीनों की एफिशिएंसी, अगर तीनों काम करे तो टोटल वर्क कंप्लीट होता है 60 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, ये हो गया आपका 6 + 5 11 + 3 14 × 60, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 840 हो गया टोटल वर्क। अब हमें बोला गया है जो टोटल वर्क है उसका 50% काम अगर ए अलोन करे तो कितने घंटे में कर देगा। तो हमने यहाँ पे टोटल वर्क तो निकाल लिया, अब इसका 50% करते हैं। तो 50% कैसे करेंगे, 840 इंटू में 1/2 कर दो, 50% हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 420, ठीक है। तो 420 काम है और करने वाला कौन है, करने वाला सिर्फ ए है। तो टोटल वर्क अब कितना है, 420 ही है और करने वाला कौन है, सिर्फ ए है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो 3 है ए की एफिशिएंसी। तो कितने देर में काम हो जाएगा, इसे काट लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 1, उसके बाद ये जाएगा आपका 12, तो ये जाएगा आपका 4 से एंड देन 0। तो 140 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के बाद सिंपली उसको हाफ कर देना है 50% करने के लिए, और उसके बाद डिवाइड करना है सिर्फ ए की एफिशिएंसी से। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे आंसर आएगा 140 आर, ठीक है। तो 140 आर में ए अकेला इस काम को कर पाएगा। अगर बोलते कि बी अकेला इस काम को कितने में करता, तो यहाँ पे क्या करते हम, 50% जो काम है 420 उसको डिवाइड करते बी की एफिशिएंसी से जो कि है 5। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 8 जा आपका हो गया 40 और 5 4 20। तो 84 आवर्स में कर लेगा कौन, बी कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। अगर बात करें सी की, तो सी को 50% काम करने के लिए लगेंगे कितने, डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6 7 जो होता है 42, तो ये हो गया आपका 70 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात नोट करी होगी आपने कि जितनी ज़्यादा जिसकी एफिशिएंसी होगी उतने ही कम घंटों में वो काम को ख़त्म कर लेगा। बिकॉज यहाँ पे देखो जो एफिशिएंसी है और जो टाइम है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही कम टाइम लगेगा किसी भी काम को करने के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 7th क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक क्लास पसंद आई तो सभी लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिए मैक्सिमम, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% इन द फर्स्ट ईयर and 15% in the second year. If the present value of the machine is rupees 12,000, then what will be the value at the end of the 2 years? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका है परसेंटेज चैप्टर से, ठीक है। परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये ऐसे चैप्टर हैं जो हर एक आगे वाले चैप्टर में यूज़ होते हैं। जैसे कि परसेंटेज की बात करूँ तो ये आपका इस्तेमाल होता है हर एक चैप्टर में। क्या है, बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये तो बेसिक टॉपिक है जो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है अभी जो मशीन है वो आपकी 12,000 की वैल्यू की मशीन है। हर साल क्या हो रहा है, मशीन की वैल्यू कुछ दर से घट रही है। तो यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट ईयर में जो उसका प्राइस है, जो रेट है मशीन का, वो 10% घट जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 15% घट जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर अभी मशीन 12,000 की है तो 2 साल के एंड में जो हो जाएगा मशीन का रेट, वो क्या होगा, क्या वैल्यू होगी मशीन की। तो देखो सिंपल है बहुत, अगर अभी 12,000 की मशीन है तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा, वो 10% के रेट से घट जाएगा। मतलब यहाँ पे 90/100 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 1 साल के बाद 15% फिर से उसका रेट घट जाएगा। तो 15% घट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 85/100, ठीक है। तो अब जो रेट है वो कितना होगा, ये होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम।
तो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको और इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से ये 2 0 कट गई और यहाँ से ये ऐसे, तो ये हो गया आपका 12 9 जा 108 इंटू में 85। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इसे 100 + 8 लिख लो और फिर इसे मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8500 प्लस में कितना हो गया, ये हो गया 464 और 68, तो इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 5 और 6 1 और ये हो गया 9, तो 9180 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर अभी वो मशीन है 12,000 की तो दूसरे साल के एंड में वो हो जाएगी 9180 की। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के एंड में अगर पूछते हैं, अगर आपसे यहाँ पूछते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में कितना होगा, तो सिंपली जो अभी प्राइस है 12,000 उसमें मैं कर देती 90/10, क्योंकि ये वैल्यू बचेगी सिर्फ, क्योंकि 10% तो घट गया, तो 90/100 90% वैल्यू बची उसकी सिर्फ। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेती इस तरीके से और यहाँ पे आंसर निकाल दी, तो ये होता 108 और इसके बाद 0 और 0, 10,800 उसकी रेट होती 1 साल के बाद और 2 साल के बाद उसकी रेट बन गई क्या 9180। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपका है बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। और ये जो चैप्टर है ये आपको 1 से 2 नंबर एग्जामिनेशन में दिलवा सकता है। तो बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ बोट गोज 18 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ रिवर एंड कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 hours and 24 minutes. If the speed of the current is 4 kilometer per hour, what will be the speed of the boat in the still water? ठीक है, तो पहले यहाँ पे समझते हैं बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट, उसके बाद इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी है धारा, मतलब स्ट्रीम, इसे करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं धारा या इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रीम या फिर इसे करंट भी हम कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ मान लो हमारी धारा पे हमारी है नाव, मतलब बोट। ठीक है, इस टाइप से ये हमारी बोट है। अब यहाँ पे क्या है, 2 केस बन सकते हैं। मान लीजिए जो हमारी नाव की दिशा है वो ये दिशा है। ठीक है, हमारी नाव इस दिशा में चल रही है और जो हमारी स्ट्रीम है, जो हमारी धारा है, वो भी इस दिशा में ही बह रही है। तो इस केस में क्या होगा कि नाव को आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपकी हो गई सेम डायरेक्शन वाला केस। ठीक है, जब नाव की दिशा और धारा की दिशा सेम होती है तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे आपको टर्म याद करनी पड़ेगी, इसे हम बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम कहते हैं इसे हम। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो बोट है, हमारी बोट की जो स्पीड है उसे हम यहाँ मान लेते हैं u, और जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है उसे हम मान लेते हैं v। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी, रिलेटिव स्पीड आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो नाव चल रही है तो उसमें नाव की स्पीड भी है और धारा की स्पीड भी कहीं ना कहीं होगी। तो यहाँ पे नाव को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रही है धारा, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी u प्लस में v। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक केस पॉसिबल ये है कि जो आपकी धारा है वो तो ऐसे ही चल रही है। ठीक है, इसकी स्पीड v है, लेकिन जो हमारी बोट है, अब जो बोट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है u स्पीड से। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो स्पीड ऑफ बोट है उसमें से माइनस कर देंगे हम स्ट्रीम की स्पीड को, क्योंकि यहाँ पे जो धारा का भाव है वो नाव को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकेगा, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, अपोजिट है। तो इस केस में हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो आएगी u माइनस वी अपोजिट डायरेक्शन के केस में। क्लियर हो गया? तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम।
अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखो यहाँ बोला गया है कि जो बोट है वो 18 किलोमीटर चली है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपस्ट्रीम में ऑफ अ रिवर एंड कम बैक। देखो जो नाव है आपकी, ये आपकी नाव है और ये आपकी धारा है। धारा चल रही है इस तरीके से इधर और नाव जा रही है ऐसे, मतलब ये जा रही है अपस्ट्रीम। तो ये पहले 18 किलोमीटर यहाँ तक गई और जाने के बाद फिर से वापस आई, मतलब पहले अपस्ट्रीम गई और फिर डाउनस्ट्रीम आई। टोटल टाइम जो इसको लगा वो कितना लगा, 2 घंटे 24 मिनट। अगर यहाँ पे करंट की स्पीड, जो धारा है उसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, ये निकालना है हमें। तो अब मैं ऐसे कर लेती हूँ क्लियर और फिर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। देखो यहाँ पे समझना क्या है आपको, पहले एक बात समझ लीजिए, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना होता है आपका, पहले आपका अपस्ट्रीम का टाइम होगा ऐड, ठीक है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस में टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम ऐड करने पर जो टाइम आएगा वो कितना होगा, 2 घंटे 24 मिनट। क्लियर हो गया। तो अपस्ट्रीम का टाइम कैसे निकालेंगे, तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्पीड है वो हम लेंगे रिलेटिव स्पीड। तो अगर बात करें अपस्ट्रीम की तो यहाँ पे टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर हमने अपस्ट्रीम पे ट्रैवल किया और यहाँ पे जो हमारा स्पीड है वो कितना है, u माइनस में v है। क्लियर हो गया। अब 18 किलोमीटर वो पहले ऐसे गई और फिर वापस भी आई है, ठीक है, कम बैक भी किया है उसने, तो वो आई डाउनस्ट्रीम में। तो यहाँ पे 18 किलोमीटर वापस भी आई है बोट, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो जाएगी u प्लस में v। और ये जो इक्वल है वो इक्वल है 2 घंटे 24 मिनट के। तो हम 24 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 24 अपॉन में 60 करेंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 12 2 जा और 12 5 जा। तो ये आपका हो जाएगा 12 अपॉन में 5, ठीक है, इज इक्वल टू 18। कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ पे हमारी v की वैल्यू गिवन है 4, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे u माइनस 4 प्लस में 1 अपॉन में u प्लस में 4। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे u स्क्वायर करके इक्वेशन बन जाएगी, उस पर हमें नहीं जाना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, इन ऑप्शंस को रखो। ये ऑप्शंस क्या है, u की वैल्यू है। जिस भी u की वैल्यू के लिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आएगी, तो हमारा जो ये जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 18। अगर मैं यहाँ पे 18 रखती हूँ, देखते हैं आंसर आता है या फिर नहीं आता। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/18 माइनस 4, कितना हो जाएगा 14 प्लस 1/18 प्लस में 4, कितना हो गया 18 प्लस 4 22। तो यहाँ पे ऊपर क्या है आपका 18 है। तो देखो यहाँ पे हमने u की वैल्यू को 18 पुट किया, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पे है 1/14 प्लस 1/22। किसी भी हालत में आप इसका एलसीएम नहीं निकाल पाओगे, और अगर निकालते भी हो तो उसको रिड्यूस करने में 12/5 नहीं आएगा। तो इट मीन्स 18 तो वैल्यू इसका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे वैल्यू को चेंज करते हैं, तो हम u की वैल्यू को करते हैं 14। तो यहाँ पे अगर हम u की वैल्यू करते हैं 14, तो 14 माइनस 4 इज़ 10 एंड 14 प्लस 4 इज़ 18। अभी भी सॉल्व करने पे इसका आंसर 12/5 नहीं आएगा। तो मैंने ये सभी ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं, तो आपको भी ये ऑप्शंस ट्राई करने हैं ताकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना ना पड़े। तो जो हमारे पास राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो आएगा u की वैल्यू 16। ठीक है, तो आपको सभी ऑप्शंस रख के चेक करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे 16 माइनस 4 कितना हो गया 12 और 16 प्लस 4 हो गया 20। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। तो ये अब हो जाएगा, देखो 18 तो बाहर है ही, यहाँ पे निकल जाएगा इसका एलसीएम, दिस इज़ 120 निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं 18 और ये हो गया इनटू में 16 और अपॉन में हो गया 120। इसे इक्वल करना है 12/5 के। तो यहाँ पे इसे काट लेते हैं, ये हो जाएगा 3 6 18 और ये जाएगा 40 पे। इसके बाद इसे मैं काट लेती हूँ 8 से और 20 से, ये जाएगा 4 से,
ये जाएगा 10 से, ये जाएगा 5 से, और ये जाएगा 2 से। तो यहाँ पे 6 × 2 होता है 12, अपॉन में ये 5 तो रहेगा, 5 कैसे कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/5। इट मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 16 बिल्कुल ठीक है। आपकी वैल्यू आ जाएगी जो u की, वो आ जाएगी 16। आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। देखो, अ पर्सन मार्क्स हिज आर्टिकल्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जितने में वो खरीद के लाया उससे 35% ज़्यादा उसने मार्क कर दिया अपने आर्टिकल्स का प्राइस। ही सेल्स 50% आर्टिकल्स ऑन द मार्क्ड प्राइस। 50% आर्टिकल्स उसने बेच दिए मार्क्ड प्राइस पर, और 30% आर्टिकल्स उसने बेचे 10% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस पर, और जो रिमेनिंग आर्टिकल्स बच गए उसे उसने बेचा 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। तो हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज उसे कितना हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत आसान इसका तरीका है और काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कि CP क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो आप जानते हैं कि जब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मिलता है तो हम उसे 100 लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि उसने 100 आर्टिकल्स खरीद लिए। ठीक है, 100 आर्टिकल्स खरीद लिए उसने, और 100 रुपये के उसने 100 आर्टिकल्स खरीद के वो अपनी दुकान में ले आया। तो 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर हो गया। अब उसने क्या किया, 35% ज़्यादा मार्क कर दिया कॉस्ट प्राइस से। मतलब जो अब इसने मार्क्ड प्राइस बनाया है, जो मार्क्ड प्राइस हुआ वो कितना हो गया, 35% ज़्यादा। अगर 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस है तो 35% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा। तो 135 रुपीज़ का हमारा बन गया मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब इसने क्या किया, 50% जो आर्टिकल्स हैं वो बेच दिए मार्क्ड प्राइस पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, 50% आर्टिकल्स बेचे हैं मार्क्ड प्राइस पे। तो टोटल आर्टिकल कितने, 100 आर्टिकल्स हैं। अब 100 आर्टिकल्स का 50% कितना होगा, 50 ही होगा। तो 50 आर्टिकल्स हमने बेचे हैं मार्क्ड प्राइस पर। अब यहाँ आपको ये निकालना है, देखो पहले हमने कितना खरीदे थे, 100 आर्टिकल्स हमने 100 रुपये में खरीदे, लेकिन अब हमने 135 रुपीज़ का मार्क्ड प्राइस लगा दिया। मतलब 100 आर्टिकल्स 135 रुपये के हैं। तो यहाँ से एक आर्टिकल की आप वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 135 अपॉन में 100 कर देंगे तो 1 आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर एक आर्टिकल 135 अपॉन 100 रुपीज़ का है तो 50 आर्टिकल्स कितने के होंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम 135 अपॉन 100 से, क्योंकि उसने क्या किया, जो 50% आर्टिकल्स थे वो मार्क्ड प्राइस पर बेचे। तो अगर मैं मार्क्ड प्राइस पर बेचती हूँ तो एक आर्टिकल मुझे पड़ेगा 135 अपॉन 100 का। तो 50 आर्टिकल मैंने कितने में बेचे होंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 135/2 एंड दैट इज़, ये हो जाएगा 6 से 12, 14, 7 से जाएगा 0.5। तो 67.5 में मैंने 50% आर्टिकल्स मार्क्ड प्राइस पर बेच दिए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, जो 30% आर्टिकल्स हैं उसे 10% डिस्काउंट पे बेचा है, किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। तो पहले 10% डिस्काउंट निकालते हैं मार्क्ड प्राइस के ऊपर। 10% का अगर डिस्काउंट देना है मार्क्ड प्राइस पे तो वो कैसे निकालेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, ऑन MP मार्क्ड प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना है, 135 रुपये। इस पे अगर 10% डिस्काउंट दे देंगे तो मतलब ये हो जाएगा 90 अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो इस तरीके से। तो ये अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया 135 इंटू में 9 अपॉन में 10। अब यहाँ पे ये वो प्राइस है जिस पे मुझे बेचना है। ठीक है, अब इस पे हमें 1 आर्टिकल की वैल्यू भी निकालनी है। तो 1 आर्टिकल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको अपॉन बाय 100 करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल्स है, 100 आर्टिकल्स है। तो इसे करेंगे 1/100, तो हो जाएगा 135 इंटू में 9 अपॉन में हो जाएगा क्या, 10 इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 135 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 1215। ठीक है,
और यहाँ पे ये 0 लग जाएगी इसकी, तो ये 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। 1.215 ये हमारे पास एक आर्टिकल की वैल्यू है, ठीक है। अब इसने 30% आर्टिकल्स बेचे हैं इस वाले प्राइस पे, तो अगर एक आर्टिकल 1.215 का है तो 30 आर्टिकल्स कितने के होंगे, बिकॉज यहाँ पे 30% बोला है, तो 100 आर्टिकल्स का 30% इज 30 आर्टिकल्स, ठीक है। तो 30 आर्टिकल्स को हमने बेचा 1.215 के रेट पे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5, इसके बाद 3 2 जा 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 36.45। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे जो 30% आर्टिकल्स जब हम उन्हें 10% डिस्काउंट पे बेचेंगे मार्क्ड प्राइस पे, तो वो 36.45 रुपीज़ हमें मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट केस क्या है, जो रिमेनिंग आर्टिकल्स बच गए हैं उन्हें हमें 20% डिस्काउंट पे बेचना है मार्क्ड प्राइस पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। यहाँ पे मैं इसे अब 20% के लिए निकाल लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 20% के लिए निकाल लेते हैं। आई होप आपने नोट तो कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहीं पर 20% के लिए निकाल लेती हूँ। अगर मुझे 20% डिस्काउंट निकालना है मार्क्ड प्राइस पे, तो 135 मार्क्ड प्राइस है और 20% डिस्काउंट मतलब 80/100, ठीक है। इसको यहाँ से काट लो। अब मुझे एक आर्टिकल का प्राइस निकालना है, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए मुझे इनटू में 100 भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 1080 अपॉन में क्या है आपके पास 1000 है। अब यहाँ पे आ गया आपका 1.08 और 0। अब ये प्राइस है एक आर्टिकल का। तो अब बताइए हमें रिमेनिंग आर्टिकल्स इसी प्राइस पर बेचने हैं, तो बचे कितने, 50 आर्टिकल्स यहाँ बेच दिए, 30 आर्टिकल्स यहाँ बेच दिए, टोटल कितने थे, 100 आर्टिकल्स थे। बचे कितने, अब सिर्फ 20 बचे हैं, क्योंकि 50 + 30 तो 80 हो गया। अब 20 आर्टिकल बचे हैं और इसे हम इस वाले प्राइस पर बेच रहे हैं। तो 1.080 इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे जब, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो गया आपका 0 एंड दैट इज 6, ये 1 हो गया, 2 1 जा हो गया 2, अब पॉइंट लगा लो यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, 21.60, ठीक है। तो फर्स्ट केस से ये मिला, सेकंड केस से ये और थर्ड केस से ये मिला। इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट करने का तरीका काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ, देखो 67.50, 36.45 और ये है 21.60। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना मिलेगा हमको ऐड करने पे, देखो यहाँ पे आ गया 5, दिस इज़ 15, 1 7 और 7 14 और एक 15, 1 कैरी एंड 6 + 3 9 10 11, ठीक है। और ये हो गया 12, तो ये हो गया 125.55, ठीक है। तो यहाँ पे 125.55 ये हमारा आ गया टोटल एसपी। हमने 50% आर्टिकल्स बेचे 67.5 पे इतने रुपए में, और 30% आर्टिकल्स हमने बेचे 36.45 में, और जो बचे हुए आर्टिकल्स थे वो हमने बेच दिए 21.60 के प्राइस पे। सबको ऐड करने पे ये हमारे पास हो गया टोटल एसपी, ठीक है। अब हमने जो आर्टिकल्स थे वो 100 रुपये में ख़रीदे थे और बेचे कितने में, 125.55 पे। तो कितने का प्रॉफिट हुआ आप खुद देख लो, यहाँ पर 100 रुपीज़ का मेरा सीपी था, और जो मेरा एसपी है टोटल सबको बेचने में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 50 यहाँ बिक गए, 30 यहाँ और 20 यहाँ, टोटल मेरे 100 के 100 आर्टिकल्स बिक गए हैं। तो 100 आर्टिकल्स मैंने 100 रुपये में ख़रीदे थे, अब मुझे बेचने पर कितना प्राइस मिला, 125.55 पे मैंने इसको बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का आया, माइनस कर लेंगे इसको, तो प्रॉफिट आया आपका 25.55 का, ठीक है। अपॉन में हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में
CP इंटू में होता है 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, इट मीन्स 25.55% जो है वो आपका हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार आप पॉज कर लीजिएगा और आराम से समझना, या फिर आप जो वीडियो की स्पीड है उसको डिक्रीज़ करके भी समझ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये लेट करना है कि हमने स्टार्टिंग में 100 आर्टिकल्स खरीदे हैं 100 रुपये में, मतलब 1 रुपये में 1 आर्टिकल, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट प्राइस हमने अकॉर्डिंगली बना लिया 35% इंक्रीज़ करके, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते चले गए। आई होप आपको सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन अब तक का बेस्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे टाइम थोड़ा लग जाएगा, बट अगर आपको तरीका पता है तो आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको अपनी कैलकुलेशंस भी अच्छी रखनी है और बहुत ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करना, और मैं कमेंट में ही उसका राइट आंसर बता दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और फिर कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जल्दी आने वाला है, जल्दी इसके बारे में आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।